अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में अदनान और बहरोज़ आपके साथ। और नए साल यानी 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2023 ये ख़त्म होने वाला साल जो है ये कैसा रहा, इसका हम मुख्तसर सा जायज़ा मुख्तसर से वक्त में लेना चाहेंगे। तो फ़ौरन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बात शुरू करते हैं। तो बहरोज़, नया साल जब शुरू हुआ था 2023 का, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम कहाँ मसरूफ़ थी, किस सीरीज़ में? कुछ बताइए, कुछ हमारी यादें ताज़ा करिए। अच्छा, उस वक़्त पाकिस्तान की टीम जो है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेल रही थी। हुँ, हुँ। जो कि पाकिस्तान में का ही टूर था न्यूज़ीलैंड का। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान खेल रहा था जो पाकिस्तान का पहला मैच था 2023 का। वो न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट दूसरा टेस्ट था। पहला टेस्ट भी ड्रॉ हो गया था, वो बॉक्सिंग डे टेस्ट था पिछले साल का, और दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ हो गया था। दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ हो गया, पहला टेस्ट भी ड्रॉ हो गया, और ये सीरीज़ खेली कहाँ जा रही थी? पाकिस्तान में पाकिस्तान में खेली जा रही थी। तो इसको हम न्यूज़ीलैंड की कामयाबी कहेंगे बेशक कि ऐसा ही है। होम सीरीज़ पाकिस्तान में आके उन्होंने, लेकिन यहाँ से कामयाब कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं सरफराज अहमद हमें। ये सीरीज़ उनकी बड़ी कामयाब रही, सेंचुरी भी स्कोर की उन्होंने टेस्ट रिटर्न पे। और ऐसा लगने लगा कि अभी जैसे उन्होंने 1 आध साल बाय कर लिया है अपना, क्रिकेट उनकी जो है इंटरनेशनल, उसको एक ज़बरदस्त किस्म का एक बूस्ट मिल गया है, आगे भी चल के ये बात हो सकती है। लेकिन आगे क्या हुआ, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद फिर न्यूज़ीलैंड की टेस्ट सीरीज़ खत्म हुई, फिर क्या हुआ? न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के बाद पीएसएल हुआ। और पीएसएल जो है वो न्यूज़ीलैंड की टेस्ट सीरीज़ के बाद वैसे तो ओडीआई सीरीज़ हुई, जो कि हाँ, न्यूज़ीलैंड ने 2-1 हरा दी पाकिस्तान को, न्यूज़ीलैंड ने फुल पाकिस्तान स्ट्रेंथ के साथ। को, न्यूज़ीलैंड की अवे सीरीज़ कहलाएगी वो, बिल्कुल। 2-1 पाकिस्तान को हरा दी। और ये ये ख़्याल रखिए कि ये सीरीज़ जो थी, ये वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में, जो लेटर ऑन खेला जाना था 2023 में, उसकी तैयारी के सिलसिले में। वरना वनडे इंटरनेशनल खेलने से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है इस वक़्त दुनिया में। सिर्फ़ वनडे वर्ल्ड कप जब आ रहा होता है, तब उसके बाद ये होता है। 2-1 से हराई, और क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में होना था, सबकॉन्टिनेंट की कंडीशंस में, न्यूज़ीलैंड को इसका फ़ायदा हो गया। चलिए जनाब, ये तो न्यूज़ीलैंड फ़ायदा उठा के चला गया। इसके बाद हमने खेला पीएसएल, और पीएसएल कौन जीता? पीएसएल लाहौर कलंदर्स जीता था मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल में हराकर। और ये लाहौर कलंदर्स की दूसरे मुसलसल साल कामयाबी थी। जिस और शाहीन शाह अफरीदी उनके कप्तान जो हैं, ये उनका दूसरा मुसलसल टाइटल था। जिसके नतीजे में आके हम देखते हैं कि साल के आखिर में पाकिस्तान की टी20 कैप्टन के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी नामज़द हो जाते हैं। ये इसकी वजूहात क्या हैं, इसको हम जब ग्रेजुअली आएँगे वहाँ पे उस वक़्त देखेंगे। पीएसएल के बाद फ़ौरन अफ़गानिस्तान ने शायद ओडीआई के लिए टी20 आई। टी20s की, ये मेरा ख़्याल है न्यूट्रल वेन्यू पे खेली गई ये सीरीज़ हुई। यूएई में खेली गई थी। सही है। और अमूमन अफ़गानिस्तान जो है इसको अपना होम ग्राउंड के तौर पे यहाँ पे खेलता है। यूएई में कहा जाए तो न्यूट्रल वेन्यू ही है। हाँ, पाकिस्तान ने भी अपने एज़ अ होम ग्राउंड अफ़गानिस्तान तो खेला है वहाँ प्रेफ़र पे। करता है कि भारत में खेल ले, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ये सीरीज़ नहीं खेल सकता था भारत में। बिल्कुल। तो यूएई में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अफ़गानिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त दी। ना सिर्फ़ ओडीआई में, बल्कि ओडीआई हाँ, सीरीज़, टी20 आई थी। सॉरी टी20, ना सिर्फ़ पहला टी20 हराया, बल्कि टी20 सीरीज़ सीरीज़ भी हरा पाकिस्तान दी। को हरा दी। अच्छा, अब तक हम 3 फ़ॉर्मेट्स का ज़िक्र कर चुके हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट, और उसके बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ओडीआई, और फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ टी20। टी20 आई। इन तीनों में सबसे कॉमन बात ये है कि इनमें फ़हीम अशरफ खेल रहे थे। हमारे मायनाज़, हमारे सुपरस्टार ऑल-राउंडर, दुनिया के महँगे तरीन ऑल-राउंडर इस वक़्त खेल रहे थे। तीनों फ़ॉर्मेट में वो कुछ नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टैट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है बहरोज़, जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये दुनिया को पता है, दुनिया जानती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे सर पे मुसल्लत हैं, इस वक़्त भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। ये तो शुक्र है कि इस वक़्त जगह बन नहीं रही है, कोई एक आध खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, फिर फ़हीम अशरफ खेल रहे होंगे। ये तो हमसे अभी हमारे मेहमान जो थे शोएब जट, वो भी ये कह के गए कि फ़हीम अशरफ जो है, अब सिर्फ़ किसी एक अनफिटनेस की दूरी पर हैं कि अगला मैच खेल लेंगे। चलें जनाब। तो हम हमारा सफ़र जो है अफ़गानिस्तान की टी20 सीरीज़ से आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुँचता है फिर? श्रीलंका? उसके बाद जो है हम न्यूज़ीलैंड दोबारा आया था पाकिस्तान। 5 टी20 आईज़ और 5 ओडीआईज़ खेलने। ओए होए होए होए! और मज़े की बात ये है कि उसमें भी फ़हीम अशरफ थे, टी20 आई सीरीज़ का हिस्सा। समहाउ पीसी भी उनके रिगार्डिंग पोस्ट लेके आता है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि फ़हीम अशरफ अपना कमबैक कर रहे हैं टीम में। उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की वीडियोज़ लगा देता है। लेकिन मज़े की बात ये है वो हर बार उसी तरह फ़ेल होते हैं जिस तरह पहले वो होते हुए आए हैं फ़ेल। कोई इसमें नई चीज़ नहीं देखने को मिल रही हमें। एक ठीक है, पीएसएल में कामयाबी हासिल कर लेते हैं वो,
लेकिन पीएसएल से आगे के लेवल के खिलाड़ी वो नहीं है। इस बात को अब 7-8 साल हो चुके हैं, समझ लेना चाहिए। और किसी और पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जितनी कि उन पे कर रहे हैं। खैर, ये आज की वीडियो जो है सिर्फ फ़हीम अशरफ के मुतालिक नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिकली एक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी को चांस देना है उसको चांस देना है, जिसको नहीं देना आगे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों का भी ज़िक्र आएगा। जी जनाब, तो श्रीलंका में क्या नतीजा रहा? इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के बाद हम श्रीलंका गए और वहाँ पे सबसे नहीं, पहले तो न्यूज़ीलैंड में क्या टी20 और उसका ब्रेकअप बता देना क्या? 5 T20 की सीरीज़ थी और 2-2 से बराबर हो गई। पाकिस्तान पहले 2 मैचेस हाँ, हाँ। जीतने के बाद भी सीरीज़ नहीं जीत सका था वो वाली। उसके बाद 5 ओडीआईज़ खेले जो पाकिस्तान 4-1 से जीत गया। अच्छा, इसमें न्यूज़ीलैंड की मेन टीम नहीं थी। न्यूज़ीलैंड के ज़्यादातर जो मेन प्लेयर्स थे वो मसरूफ़ थे और उनकी बी टीम थी कह सकते हैं आप। लेकिन फिर भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम थी उनकी सही, T20 तो आई ये थी। इनकी कामयाबी कहा जाएगा। बिल्कुल चाहे इनकी कामयाबी कहा जाएगा। क्लोज़ आप हार रहे हों या बराबर कर रहे हों, जीत तो ख़ैर जीत है ही। लेकिन ये है कि इसमें आप अवे टीम को आप कहते हैं कि जी उनको क्रेडिट जाता है, नो इनकी डाउट। क्रेडिट है और पाकिस्तान जस्ट रिफ्यूज़ टू वेक अप फ्रॉम द स्लंबर कि आगे आप तैयारी बिल्कुल तैयार नहीं हैं आप वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, श्रीलंका फिर हम पहुँचे। श्रीलंका पहुँचे हम, 2 टेस्ट हमने वहाँ पे खेले, दोनों टेस्ट हम जीते। दोनों टेस्ट जीते लेकिन इसमें एक नुकसान ये हुआ कि सरफराज अहमद जो बड़ा अच्छा मतलब उनका एक मोमेंटम चल रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से, सरफराज अहमद वहाँ पे कॉन्कशन का शिकार हो गए आखिरी टेस्ट में बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी जगह रिजवान ने आके उस मैच में एक 50 बना ली। तो जो एक रहा सा है एक था एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाला सरफराज का, वो बदकिस्मती से मतलब रह गया। खैर, मजीद आगे चलते हैं, हम पहुंचते हैं अब कहाँ? हम एशिया कप में। उससे एशिया कप से जस्ट पहले अफ़गानिस्तान से सीरीज़ थी 3 ओडीआईज़ की, ओए हो। जिसमें जो सीरीज़ मशहूर ज़्यादा हुई नसीम शाह के वो 2 बाउंड्रीज़ की वजह से, जो फ़ज़ल हक हाँ, फ़ारूकी को उन्होंने हिट किए थे लास्ट ओवर बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो 3-0 पाकिस्तान ने वो सीरीज़ भी जीत ली। उस वक़्त तक अफ़गानिस्तान कोई ओडीआई नहीं जीता था, जो बाद में जाके वर्ल्ड कप में नहीं, जीता। उस वक़्त तक और इवन उसके बाद फिर एशिया कप तक भी हम भी यही कह रहे थे अपने एनालिसिस में, अपने रिव्यूज़ में कि अफ़गानिस्तान शायद अभी 50 ओवर की टीम नहीं है। तो यकीनन उस वक़्त कोई इतनी हैरत से या इतनी कोई मतलब शॉकिंग ये नहीं था कि पाकिस्तान ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है ये एक फ़ॉल्स समझ लीजिए सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन हो गया कि अच्छा जी हम तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं यहाँ पे टीमों को तो फिर आगे देखें वर्ल्ड कप में तो बैजा-बैजा कर देंगे हम। तो फिर इसके बाद हम एशिया कप पहुँचे। इसके बाद हम एशिया कप में पहुँचे। हुँ। पहला मैच नेपाल से हम काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते। उसके बाद इंडिया के खिलाफ हमारा मैच जो है वो नो रिज़ल्ट हो गया और हाँ। उसके बाद हम बांग्लादेश से जीते तो हम ये समझ रहे थे कि शायद हम एशिया कप जीत गए यहाँ पे और फिर इंडिया से हम जो है 228 रन से हार गए। जबकि पहले मैच में पाकिस्तान ने 3-4 विकेटें जल्दी गिरा दी थी, तो उसके बाद फिर पांड्या की पार्टनरशिप हुई और 266 का उन्होंने टारगेट दे वो दिया था। काफ़ी अच्छा मैच हुआ था इनफैक्ट। हाँ, वो उसमें 50-50 था लेकिन दोनों टीमें ये ज़ाहिर कर रही थी कि अच्छा ये मैच पूरा हो जाता तो हम जीत रहे थे। हुँ, बहरहाल साबित ये हुआ कि इसमें भारत सही था। जब उन्होंने दूसरे सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दी बिल्कुल। और ये था एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं हैं नहीं है। और ये वाहिद शौक नहीं था इस टूर्नामेंट का। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हम श्रीलंका से भी हार गए और जो एक समझ लें ख्वाब था दोनों तरफ के पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे थे। वो नहीं हुआ क्योंकि हमें एक समझ लें वेकअप कॉल हमारी टीम को मिल गई थी कि भाई आप इस वक्त बेस्ट टीम नहीं है एशिया में। आप इंडिया छोड़ें, आप श्रीलंका से भी बेहतर नहीं है, जिस तरह से उन्होंने हराया था हमें। और एक यहाँ सुपर 4 तक अफ़गानिस्तान नहीं पहुँचा था, लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से हारने का जो दाग था 3-0 उन्होंने अपना जो आखिरी मैच खेला है और ज़बरदस्त फाइट उन्होंने श्रीलंका को दी है क्वालीफाई करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हो गया, एक आध रन का जो है वो हेर-फेर हो गया। लेकिन अफ़गानिस्तान यहाँ से चढ़ना शुरू हो गया था। बिल्डअप है ये सारा इस वर्ल्ड कप 2023 का जो इस एशिया कप के बाद खेला गया। एशिया कप में हम मज़ाक उड़ा रहे थे, हम सीरियस नहीं ले रहे थे कि भारत की टीम कहाँ टूर्नामेंट्स में इतना कर रही है, सब कुछ कर रही है। एशिया कप में उसने बताया कि हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि कप हम उठा रहे हैं और होम ग्राउंड पे हम जीत रहे हैं, तो दैट इज़ द सिचुएशन बेसिकली एंड वी आर सीरियसली रेडी फॉर दैट। पाकिस्तान का मोराल जो है, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही सबसे नीचे थल्ले लग जाना जिसे कहते हैं, ये हो चुका था
और कसूर इसमें किसका हम समझ सकते हैं, जो वर्ल्ड कप में हुआ उसके तो पूरे एनालिसिस की हमारी वीडियोस भी पड़ी हुई है, सीरीज भी पड़ी हुई है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, की मोमेंट्स पे की मैचेस हारता चला गया, अफगानिस्तान तक से मैच हार गया, बिल्कुल। उसी अफगानिस्तान से जिसको पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया था। तो ये मतलब सूरत हाल जो है, भारत से तो खैर हारते ही रहते हैं, वो ऐसी कोई मतलब कोई नई नई बात चीज़ नहीं नहीं, है कोई उसमें। नई इसमें मसला नहीं है, मगर बात फिर वही है, आपके टीम सिलेक्शंस, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो कॉम्बिनेशन है, खिलाड़ियों का बैकअप, अगर नसीम शाह अनफिट हो गए, एहसान उल्लाह भी अनफिट थे, हसनैन भी अनफिट थे, ज़मान को आपने तरजीह दी नहीं, क्या आपने ज़मान को खिलाना है, नहीं खिलाना, क्या करना है, कितने आपने बॉलर ले रखने देखिए, वही हैं। हसन अली टीम में वापस आ गए थे। हसन अली टीम में वापस आ गए और पता नहीं मतलब वो नहीं आते तो फ़हीम अशरफ आ जाते, फ़हीम कुछ अशरफ कुछ वर्ल्ड कप नया नहीं होता खेले, गया। ये तो मतलब सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ ये है। शायद फ़हीम वर्ल्ड अशरफ कप हारने की वजह हमारी शायद यही हो कि फ़हीम अशरफ नहीं खेले। कि बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो बिल्कुल। होते तो कुछ ना कुछ कर लेते वो। पीसीबी को ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि फ़ौरन उनकी वापसी हुई है फिर वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा जी, वर्ल्ड कप पे तो पूरा हम एक सीरीज़ कर चुके हैं वीडियोज़ की कि हम क्यों हारे हैं, क्या है। अगली जो बात है, ये वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा फैसलाकुन जो साबित हुआ, बाबर आज़म की कप्तानी के लिए। बाबर आज़म को ना सिर्फ़ ओडीआई, क्योंकि ओडीआई के लिए तो अभी कप्तान नामज़द ही नहीं किया गया है। बाबर आज़म को कहा गया कि आप व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी छोड़ दें, लेकिन बाबर आज़म ने कहा कि नहीं, मैं टेस्ट की कैप्टेंसी भी, मैं तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टेंसी छोड़ता हूँ। इसको पता नहीं आप एक अंडर प्रेशर कहेंगे डिसीजन, या आप इसको एक कहेंगे मैच्योर डिसीजन कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन बहरहाल ये फैसला सही था। और इसमें कहीं वो साया कॉर्पोरेशन और याडजू इंटरनेशनल और वो सारा कुछ प्रेशर जो था वो भी चल रहा था, एक बदनामी हो रही थी। इंज़मामुल हक ने इस दौरान जो है वो चीफ इस्तीफ़ा दे दिया। सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो रहे थे जिसकी जो सिस्टर कंसर्न है वो प्रमोशनल एजेंट्स हैं बहुत सारे खिलाड़ियों की, पाकिस्तान की स्क्वाड के, पाकिस्तान की जो टीम के मुस्तकिल मेंबर्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वहाँ पे केस आ रहा था। इस सारे सिनेरियो के बाद पे पाकिस्तान की टीम अब ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। टेस्ट टीम का कप्तान जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, शान मसूद को नामज़द किया गया, और टी20 जो अभी इस साल हमें खेलना है 2024 में, उसके लिए शाहीन अफरीदी को कप्तान नामज़द किया गया। अब सीरीज़ तो हम हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। सरफराज अहमद पहले टेस्ट के बाद ड्रॉप हो गए, और रिज़वान अहमद आए, मोहम्मद रिज़वान सॉरी आए हैं, तो परफ़ॉर्मेंस ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी मार्जिनली बेहतर है, और मेरा ख़्याल है कि मतलब ये फ़ैसला जो था सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही मेरे था। ख़्याल में वो डिज़र्व करते थे खेलना। शान मसूद ने खुद पर्सनली जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे ख़्याल से 4 इनिंग में 3 50s बना ली हैं। 2 50s हैं, एक 30 प्लस एक स्कोर 30 था उनका, प्लस ऐसे ही स्कोर है, कुछ। तो वो मतलब सही जा रहे हैं। 4 इनिंग में 1 50 इमाम उल हक की भी है, सोने में तोलने के काबिल वो 50 है, क्योंकि वो 50 मेरा ख़्याल है पता नहीं कोई इन्होंने 2000 गेंदें खेल के बनाई है। ऐसा ही है। सब्र करके वो उन्होंने उस वक़्त बनाई थी, वो उस वक़्त वो गेम खेलने का नहीं था। जिस वक़्त ये गेम खेलना होता है, मैच बचाना होता है, जब जिस वक़्त क्रीज़ पे रुकना होता है, तब वो रुकते नहीं हैं। रुकते उस वक़्त हैं जब तेज़ स्कोरिंग का टाइम होता है। एवरेज अपनी दोनों हालत में सही करके और फिर उसके बाद रवाना हो जाते हैं और अपनी शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। तो इमाम उल हक, आई एम सॉरी, इस वक़्त आपके किसी भी, ना वनडे में ना टेस्ट में, मॉडर्न कहीं भी मतलब गेम में एडजस्ट होते हुए दिखाई कहीं भी नहीं दे जगह रहे। नहीं बन रही है उसकी उनकी इस वक़्त। अब्दुल्ला शफीक एक फाइंड है इस साल की, 2023 की, लेकिन उनको भी थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक इनिंग खेलते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि अच्छा मैं भी हूँ। फिर उसके बाद जहाँ तक बात आती है आपके कप्तान, साबिक कप्तान साहब, बाबर आज़म का क्या टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है? बहरोज़ इस इसके इस साथ ही साल इस साल बाबर आज़म की टेस्ट में परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। इनफैक्ट इस टूर में भी जब उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यार बाबर आज़म हमारे सबसे बेस्ट बैटर हैं बाबर हमारे। लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है। 41 उनका हाईएस्ट स्कोर है जो उन्होंने अभी आखिरी इनिंग में बनाया है, इस पूरे साल के अरसे में। उनकी कोई 50 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये एक उनके कैलिबर का बैट्समैन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है। यानी कप्तानी का प्रेशर हो या ना हो, सबसे बड़ी उनकी जो वीकनेस है वो इनकमिंग बॉल है। चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, चाहे वो गुगली हो, चाहे वो चाइना मैन हो, चाहे वो इन स्विंगिंग
फास्ट बॉलर की डिलीवरी हो, बैट और पैड के दरमियान जो उनका गैप है, वो उनकी बैकलिफ्ट ऐसी है कि फौरन उसको आके वो ब्लॉक नहीं कर पाते। ये पूरी दुनिया के बॉलर्स ने इनको एक्सपोज कर दिया है। और एक मास्टर क्लास बैट्समैन के लिए ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। सबसे बिल्कुल। पहले तो उनको एडवाइस लेनी होगी टेक्निकल, और एडवाइस भी लेने से पहले उनके दिमाग में एक जो ये बात बिठा दी गई है कि आप बैटिंग के देवता हैं, आपको किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आपके खिलाफ सोचना गुनाह है। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी हमने देखे हैं। सोचना भी मना है और बाबर के खिलाफ बात करना गुनाह है। ये इन्हीं इनके साथी खिलाड़ियों ने दिए हैं, जो उसके बाद खुद कप्तानी की रेस में शामिल हो गए। तो सबसे पहली बात हुई कि बाबर को सियासत समझनी होगी और थोड़ा अपनी टेक्निक पे काम करना होगा, अगर उनको मतलब एक लंबी इनिंग्स खेलनी है, अगर उनको लंबा जाना है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ये सबसे ज़्यादा थैंकलेस चीज़ है पाकिस्तान में। ना सिर्फ पाकिस्तान में, मेरे ख्याल है कि पूरी दुनिया में और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में। तो बाबर आजम 2024 की न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है बाबर के लिए, वो ये है कि उन्हें अपनी टेक्निक और अपने टेम्परामेंट पे असर नौ, अब जबकि उनके ऊपर कप्तानी का नहीं है और इसमें प्रेशर। एक चीज़ मैं और ही ऐड करूँगा कि इसमें हमारी आवाम को भी थोड़ा-सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपने देवता बना के रख दिया है एक आदमी को, भाई पहले उसको एक पहले उनको जो है परफ़ॉर्म करने दें आप। सेना कंट्रीज़ में टेस्ट क्रिकेट में बाबर आज़म की 1 सेंचुरी है। उस पे आप उनको किंग और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के अलक़ाबात से नवाज़ेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा एडेड प्रेशर आ जाता है एक बंदे के ऊपर। एग्जैक्टली। इसमें बाबर आज़म का कसूर नहीं है अगर वो एक्सपोज़ हो रहे हैं या उनके टेक्निकल फ्लॉज़ दुनिया के सामने आ रहे हैं और फिर उनको बोला जा रहा है यार ये तो किंग था, परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। भाई इसमें हमारी आवाम का कसूर है। आप एक बंदे से एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करे, लेकिन वक़्त से पहले उसको देवता बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात समझता हूँ। और बिल्कुल, और बैकअप टैलेंट और बेंच स्ट्रेंथ जो है, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट में जो इस वक्त आपके हेड कोच हैं मोहम्मद हफीज़, और चीफ सिलेक्टर, और पता नहीं क्या क्या किन किन ओहदों पे जो फाइज हैं, वहाब रियाज, इन सब ने यही कहा है कि अब हम बैकअप बना रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और फास्ट बॉलिंग जो हमारा मेन वेपन रही है, अब वो भी हमारे पास नहीं है और स्पिन भी हमारे पास नहीं है। सो बॉलिंग, टेस्ट मैच आप 20 विकेट लिए बगैर नहीं जीत सकते। टेस्ट मैच आप ऐसे खिलाड़ियों के बगैर नहीं जीत सकते जो 1.5 दिन सरवाइव करना जानते हों पिच पे। तो ये सारी जो है, इसके साथ हमारा जो है नया साल शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि मतलब पिछले साल की तरह से ये साल नहीं गुजरेगा, और 2024 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा साल बेहतर साबित होगा। रिजल्ट्स और खुशखबरियाँ लेकर आएगा। तो ये थी हमारी जनाब सन 2023 की आखिरी वीडियो। बहरोज़ को और अदनान को फैमिली क्लोज़र से दीजिए इजाज़त। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो नया साल, और अब आपसे इंशाअल्लाह 2024 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।